नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पूर्णिया में वज्रपात से 3 महिलाएं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। घटना बायसी थाना क्षेत्र की है, जहां खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे, तभी ठनका गिरने से यह हादसा हो गया। लोगों की माने तो महिलाएं खेत में मकई काट रही थी, तभी तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इसके बाद लोग पेड़ के नीचे छिप गए। इसी दौरान बिजली गिरी और ये लोग झुलस गए। क्वारंटाइन सेंटर में कैसे काम हो रहा है और किस तरह लोगों ने इसे अड्डेबाजी का अड्डा बना दिया, जरा करीब से हम इसे देखते हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर समस्तीपुर की और दूसरी जो तस्वीर है वो कटिहार की है। समस्तीपुर के क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने डांसरों का डांस करा दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और दूसरी तस्वीर कटिहार की, जहां अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया उच्च विद्यालय सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर में नशे का साजो सामान भी पहुंच रहा है। गाने के साथ यानी म्यूजिक के बीच यहां गांजा पीते लोग दिखाई दिए और हैरत की बात है कि सभी एक दूसरे के मुंह से लगे चिलम के सहारे कश खींच रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि क्वारंटाइन सेंटर में ऐसी हरकतों से हम कोरोना पर कैसे कमांड पाएंगे। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। सरकार की सजगता उन क्वारंटीन सेंटर को लेकर है जहां मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई, लेकिन सेंटर्स में खाने को लेकर तो कभी चाय को लेकर, कभी सोने की जमीन को लेकर हंगामा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उस सोच को दिखाता है जो निर्माण और विकास से काफी दूर है। कटिहार की तस्वीर तो और भी भयावह है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को भद्दी गालियां दी, उनके साथ मारपीट की। वहाँ पे जो भी क्वारंटाइन सेंटर में है वो सब उनको बहुत गंदी गालियाँ दे रहा था, जो हम बोल नहीं सकते। उसमें बोलने में हमको आत्मग्लानि होगा। डॉक्टर साहब को बुरा लगा, बोले कि कौन है जो ऐसा किया है। बस ये शब्द बोलते देरी नहीं कि वो लोग ने ईंटा बड़ा जो ईंटा होता वो चलाने लगा। बगल में रूम था जो हम अपनी जान और इज्जत दोनों बचाए हैं। काश तुम कोरोना को लात मार पाते, लात मारकर भगा पाते, लेकिन नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। जो हाथ तुम्हारी मदद को आगे आए, उन्हीं को तोड़ने की नाकाम कोशिश शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में लॉकडाउन के दौरान आज से ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन होगा। सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई रिक्शा और ऑटो का परिचालन किया जाएगा। साइकिल रिक्शा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन रिक्शा पर सिर्फ एक ही सवारी के बैठने की इजाजत होगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे, यानी आज ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। टैक्सी, कैब, ओला और उबर की गाड़ियां जिले के अंदर ही चलेंगी, यानी अगर कोई पटना से ओला या उबर कर जिले से बाहर जाना चाहे तो वो फिलहाल नहीं जा सकता। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद मजदूर अभी भी ट्रकों में ठूस कर अपने गांव जाने को मजबूर है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये तस्वीर है पटना से होकर गुजरने वाले NH 30 की। कोरोना बंदी के बावजूद सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं और कई ट्रकों पर आपको ठसाठस लदे मजदूर भी दिख जाएंगे, जबकि सरकार का दावा है कि बाहर से आने वाले मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। लगभग 1 लाख लोग प्रतिदिन हम लोग विभिन्न माध्यमों से, जिसमें 4500 बसेस हैं और 60 ट्रेन है, उसके माध्यमों से पहुंचा रहे हैं।
इधर विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा की माने तो मजदूरों को लेकर सरकार तनिक भी गंभीर नहीं है, लिहाजा मजदूर बेवजह मारे जा रहे हैं। बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, न क्वारंटीन केंद्रों में कोई व्यवस्था है, न मजदूरों को पटना से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था है, तो बीमारी और संक्रमण तो फैलेगा ही। वैसे सरकार की दलीलों और विपक्ष के आरोपों के बीच यदि कोई पिस रहा है तो वो है प्रवासी मजदूर, जो ट्रेनों के जरिए बिहार तक तो जैसे तैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घर तक पहुंचाने का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया है। कोरोना बंदी में शुरुआती दौर में अप्रवासी मजदूरों का बिहार नहीं आना एक अहम राजनीतिक मुद्दा बन गया था, लेकिन अब जिस तरीके से ट्रकों में भर भर कर मजदूर अपने पैतृक जिलों में जा रहे हैं, उसे लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के दिनों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर कड़ा प्रहार करने में लगा है। वैसे परिवहन विभाग की माने तो अब मजदूरों को ट्रकों से नहीं ले जाने को लेकर कई तरह के इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं और खासकर मजदूर ट्रेन से अपने पैतृक जिले जाएं, इस बात की व्यवस्था बड़े तौर पर की जा रही है। हालांकि सरकारी दावे में कितना दम है, इसका पता आने वाले दिनों में चल सकेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में सूरत से लौट रहे श्रमिकों को ट्रक से उतारकर ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। सभी मजदूर सूरत से करीब 1.5 लाख रुपए में ट्रक बुक कराकर बांका लौट रहे थे, लेकिन नवादा के पास ही ड्राइवर ने श्रमिकों को उतार दिया। मजदूरों ने इस बाबत नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने सभी श्रमिकों के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था भी की। सूरत से आ रहे थे हम लोग ट्रक में से 3500 में बांका तक का, तो उसमें जो कि नवादा में उतार दिया और ट्रक वाला लेके चला गया। हम लोग सूरत से आ रहे हैं, ट्रक वाला उतार दिया, आधा रास्ता में छोड़ के चला गया। खाना पीना नहीं खाए हैं, भूखे हैं 4 दिन से। और बांका जाएंगे हम लोग। लॉकडाउन के बीच कोरोना काल में काढ़ा पीने की परंपरा ने लोगों के बीच फिर अपनी जगह बना ली है। पूर्णिया में कुछ परंपरागत चिकित्सा और खेती से जुड़े लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी काढ़ा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लोगों की माने तो इससे गला तो साफ रहता है और साथ ही कई औषधीय गुण लोगों को सेहतमंद रखते हैं। महामारी के समय में काढ़ा का उपयोग फिर से शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। काढ़ा में दालचीनी, तुलसी, पुदीना, गोलमरीच, अदरक और जेठी मध, ये सब दे करके काढ़ा बनाया जाता है। लॉकडाउन 4 में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दे दी गई और इसमें रेस्टोरेंट और होटल भी शामिल है। सरकारी आदेश के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी करने की छूट दी गई है, लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद भी इस व्यवसाय को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकार ने जब होटलों और रेस्टोरेंट को खाने की होम डिलीवरी करने की इजाजत दी तो इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशी भी आई, लेकिन उनकी ये खुशी धरी की धरी रह गई। सरकार के आदेश पर रेस्टोरेंट तो खुल गए, लेकिन इनके पास खाने की होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। और खुला नहीं तो हर वो आइटम बाजार में आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो रहा है। एक तो आप मैंने सामान भी महंगे में खरीद रहे हैं थोड़ा सा, और उसके बाद उस हिसाब से रिस्पॉन्स भी नहीं है, क्योंकि लोग बाहर का खाना कोई नहीं चाह रहा है अभी। क्या सच में लोग कोरोना के डर से बाहर का खाना खाने से परहेज कर रहे हैं? ये जानने के लिए हम एक परिवार के बीच पहुंचे। उनका क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। हम मतलब सेफ रहें, इसलिए बाहर का खाना भी हमें मंगाना सेफ नहीं लगता है। हमें लगता है कि 10 तरह के उसमें हाथ लगे होंगे, 10 लोगों ने उसको टच किया होगा, और हमें पता है कि कोरोना वायरस 10 लोगों के छूने और ये करने से ज़्यादा फैलता है। उसी डर की वजह से हम लोग सोचते हैं कि बाहर का खाना भी जितने दिन हम बंद कर सके, ना मंगाएं, उतना ही अच्छा होगा। बहरहाल इतना तो साफ है कि भले ही सरकार ने रेस्टोरेंट और होटल को होम डिलीवरी का आदेश दे दिया है, लेकिन कोरोना के डर से अभी भी लोग इससे परहेज कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि इस व्यवसाय पर छाए संकट के बादल अभी छटने वाले नहीं हैं। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं। एक तरफ अपने घर पहुंचने के लिए मजदूर संसाधन और सरकारी व्यवस्था के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। तो लेकिन सत्ता में बैठे लोग न खुद कर रहे हैं न करने दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो अफसरशाही का बोलबाला है, उसने पूरे सिस्टम को कब्जा कर रखा है और
इन अफसरशाहों को, जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। नतीजा है, तेजस्वी यादव जी ने तो राष्ट्रीय जनता दल ने मिसाल कायम किया है, लेकिन जेडीयू के लोग बताएं, जो सत्ता में डबल इंजन सरकार में है, पार्टी के स्तर पर जेडीयू ने कहां क्या किया, कोई बता दे। बीजेपी ने कहां राहत पहुंचाई। तो इसलिए जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी एनडीए गठबंधन का तो इस आपदा में पोल खुल गया। केवल आलोचना के स्वर हैं। कोरोना से लड़ने का संकल्प जो विधानमंडल में था, उसके प्रतिकूल अपनी भावना का लगातार प्रकटीकरण कर रहे हैं। तो लगता है मुझे जैसा कि इनके लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, कोरोना को हराना लक्ष्य नहीं है। इधर झारखंड में भी प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा होने की वजह इन्हीं प्रवासी मजदूरों को माना जा रहा है। झारखंड में अब तक मिले 240 मरीजों में 93 कोरोना मरीज प्रवासी मजदूर ही हैं। ऐसे में यहां प्रवासी मजदूरों को कोरोना का सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है। डॉक्टरों के साथ साथ सरकार के मंत्री भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। प्रवासी ऐसे ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली उनको तो हम लोग पर उन लोग पे नज़र रखना पड़ेगा, और सरकार रख भी रही है। और उसमें सब लोग जब तक कि पूरा 2 हफ्ता नहीं हो जाता है आने के बाद और कोई लक्षण नहीं आता है, तब तक नज़र रखना पड़ेगा। कुछ लोग तो पॉजिटिव आएंगे। देखिए, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, और आपको जानकारी होगी, इसके पहले भी सरकार, हम भी कई बार बोल चुके थे, ये आने वाले समय में जब प्रवासी मजदूर अपने घर ऑफिस जब करेंगे, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोग के सामने देखने को मिलेगा। झारखंड के सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बातें चतरा पहुंचे झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों को किसी भी तरह की समस्या से जूझने नहीं दिया जाएगा। रहने का, खाने का, पानी का, साबुन, सरफ सारा मुहैया राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। हजारीबाग में क्वारंटीन सेंटर पर एक प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उपायुक्त ने एसडीओ को जांच के आदेश दिए हैं। मृत श्रमिक का नाम बैजनाथ है और उसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैजनाथ बीते 17 मई को गुड़गांव से हजारीबाग इचाक पहुंचा था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब रहती थी। लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंसे भारतीयों को भारत लौटने का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। वंदे मातरम योजना के तहत मंगलवार को 250 लोग लौटे, जिनके चेहरे पर वतन वापसी की खुशी साफ दिख रही थी। नेपाल के स्थित भारतीय दूतावास में भारत लौटने के लिए करीब 1400 लोगों ने आवेदन किया। नेपाल से वापस आने के लिए 2 मार्ग रक्सौल और जोगबनी को अधिकृत किया गया है। मैं आई थी मार्च में, 2.5 महीने हो गए करीब। यहाँ गणगौर में आई थी पूजा में, तब से यहीं पे फंसी हूँ। 250 लोगों की सूची जो है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा हमको दी गई है कि 250 लोग हम जो है यहाँ पे भेजेंगे। इंडियन एम्बेसी इसमें मीडिएट कर रही है कॉन्सुलेट जनरल के माध्यम से, तो उसी के थ्रू जो है यहाँ पे ये गतिविधि हो रही है। कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, लोगों को रोजगार उनकी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का दावा है कि कोरोना बिहार के लिए वरदान साबित होगा। प्रेम कुमार का कहना है कि वापस लौटे मजदूरों की मदद से बिहार में दूसरी हरित क्रांति आएगी। बेहतर और सुनहरा मौका बिहार को मिला है। यह कोरोना वायरस बिहार के लिए वरदान होगा, और इस सुनहरे मौके को हम, चुनौती जो हमारे सामने है, अवसर में बदलेंगे। हमने काम करना शुरू कर दिया है, और मैं देख रहा हूँ कि खेती के कार्य से भी रोजगार लोगों को मिलेगा। जैसे कि अभी खरीफ का मौसम शुरू हो रहा है करके, अब खरीफ के मौसम में हमारा जो आदमी का अभाव होता था, 33 लाख हेक्टेयर में धान की खेती करने जा रहे हैं। 4.5 लाख हेक्टेयर में हम अभी मक्का लगाने जा रहे हैं। 1 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसल हमारा है। 50,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसल जाकर के, तो आदमी चाहिए जाकर। बिहार की सियासत में अपराधियों की धमक लंबे अरसे से देखी जा रही है। ऐसे कोई राजनीतिक दल नहीं जिसमें अपराधी छवि के नेताओं की दूरी ना हो। ताजा मामला जेडीयू और आरजेडी के बीच का है। दरअसल बीते दिनों पुलिस ने हाजीपुर से हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक शख्स जेडीयू का नेता बताया जा रहा है, जबकि 3 अपराधी जिस कमान से दबोचे गए वो छात्र आरजेडी के नेता है। इसे लेकर दोनों दलों में बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू का बचाव कर रही है। हमारे विरोधी हम पर अपराधी छवि
के पार्टी होने का आरोप लगाते हैं, उनके यहाँ तो भरमार है अपराधी छवि के लोग। इनका शराब पीता हुआ वीडियो वायरल होता है और बीजेपी के लोग AK-56 AK-47 लहराने वाले लोग उन्हीं के पार्टी में हैं। अपराध और अपराधी चरित्र, विशेषता, समझ, ये सब एक्सक्लूसिव कॉपीराइट रिजर्व है आरजेडी के पास। आज से नहीं, 1990 से या 1997 से, जब से आरजेडी बनी है। तो उदाहरणों की फेयर लिस्ट है ना, तो कहाँ इसमें जेडीयू को डाल रहे हैं। और लालू जी के समय में क्या होता था वो दुनिया देखी है। लोग क्राइम करते थे, लालू जी के शरण में बैठे रहते थे। अपराध का कोई जनक रहा बिहार में तो वो राजद का शासनकाल रहा। मधेपुरा में सीएम की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना लूट की योजना बनकर रह गई है। पहले काम की गुणवत्ता पर सवाल उठते थे, लेकिन यहां बिना काम के ही लाखों की निकासी कर ली गई। प्रशासनिक शिथिलता का आलम यह है कि निकासी के सालों बाद भी कार्रवाई के नाम पर अब तक जांच ही चल रही है और अभी भी अवैध निकासी उसका जारी है, अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है उसके जो है यहाँ पर कोई हम लोग कुछ बोलते हैं, वर्षों से कुछ बोलते हैं, यहाँ के बिचौलिया का जो है दबाव ज़्यादा रहता है। जांच जारी है और मुखिया का हस्ताक्षर का जांच हेतु फोरेंसिक लैब भेजा गया है। और तत्कालीन पंचायत सचिव के पदस्थापन काल के सभी योजनाओं की जाँच हेतु कमेटी गठित है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सभी थानों को अब हाईटेक किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस महकमा कंप्यूटराइज तरीके से काम कर सके। इसकी शुरुआत ऑनलाइन शिकायत और ऑनलाइन केस डायरी के जरिए कर दी गई है। एडीजी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जल्दी बिहार पुलिस ऑनलाइन FIR दर्ज करने लगी। उन्होंने बताया कि यह काम CCTNS के जरिए किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बिहार समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ऑनलाइन हो जाएगी। CCTNS प्रोजेक्ट जो है हमारा अब काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। हमारे 2 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स पटना और नालंदा के कई सारे पुलिस स्टेशन इसमें जुड़ चुके हैं, जिसमें हम दोनों तरह से चीज़ें कर रहे हैं। एक तो ऑनलाइन माध्यम से भी स्टेशन डायरी एंट्री और साथ में कांड दर्ज करने की कार्रवाई है। तो ये जो है हमारा अभी ऑनलाइन माध्यम से भी हो रहा है और साथ साथ जो है हमारा फिजिकल माध्यम से भी हो रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद अब बिहार के मधुमक्खी पालक काफी उत्साहित हो गए हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मुजफ्फरपुर की लीची के शहद की भूमिका स्वीट क्रांति में सबसे अहम होगी। बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए 6 नए क्लस्टर बनाने और 500 करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद मधुमक्खी पालकों का उत्साह दुगना हो गया है। मुजफ्फरपुर में 3, गया में 2 और वैशाली में 1 क्लस्टर बनेगा। हर क्लस्टर में 500 मधुमक्खी पालकों को जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। शहद निकालने के अलावा मधुमक्खी से बनने वाले महंगे बाई प्रोडक्ट बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। अब मधुमक्खी पालक इसे कृषि का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जो रिसर्च सेंटर जो पुणे है, अगर उसके मिनी रिसर्च सेंटर अगर मुजफ्फरपुर में बैठ जाए तो अच्छा है। दूसरा है कि किसानों को जो KCC के तर्ज पर जो पूंजी की व्यवस्था किया जाए। किसानों का जो सामान खरीदा जाता है जिसका रेट निर्धारित है, उस टाइप से हम लोगों का रेट निर्धारित हो। और ये रॉयल जेली उत्पादन करने के लिए हम लोगों को जो साधन है वो मुहैया कराया जाए, या डंक बीज से जो बनता है दवा, उससे जो है यहाँ पे हम लोगों को बहुत काफ़ी परेशानियाँ होती है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन होता है। यहाँ के लीची के शहद की डिमांड भी ज्यादा है और करीब 10,000 लोग इस व्यवसाय से जुड़े भी हैं। पहले लोग सिर्फ शहद और मोम तक ही सीमित थे, लेकिन अब नए आर्थिक पैकेज से मधुमक्खी पालक बाई प्रोडक्ट बनाकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। के अलावे अन्य चीज़ों का यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, केवल वैक्स का थोड़ा बहुत होता है। लेकिन बी वेनम या परागकण का कलेक्शन या आपका ये रॉयल जेली वगैरह काफ़ी कीमती होता है। तो मैं एक प्रोजेक्ट या एक प्रस्ताव विभाग को दूंगा। बिहार सरकार 75% अनुदान के साथ पालकों को बॉक्स दे रही है। पहले से ही महिलाओं को इस व्यवसाय से जोड़ने की पहल की जा रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार की पहल के बाद संभावना बढ़ गई है कि इस व्यवसाय से अब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर अपनी आय बढ़ाएंगे। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
इधर बांका के रिपुदमन सिंह ने मधुमक्खी पालन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। रिपुदमन सिंह ने लॉकडाउन में दर्जन भर लोगों को रोजगार देते हुए 25 क्विंटल शहद का उत्पादन किया। 2 साल पहले मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने वाले रिपुदमन सिंह अब तक 180 किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ चुके हैं। वहीं बांका प्रशासन भी इस व्यवसाय को बढ़ाने में लगा है। किसानों को सब्सिडी के तौर पर बॉक्स भी दिए जा रहे हैं। हमने अभी 4 से 5 मंथ में लगभग 27 कुंटल रिकॉर्ड उत्पादन हम अपने यहाँ कर चुके हैं, जो कि पूरा बांका डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी तक का एक रिकॉर्ड है। और आगे चलकर हम लोग और भी इसको, हमारे साथ किसान भी जुटे हुए हैं। वर्षों में बड़े पैमाने पर यहाँ के किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, मधु बॉक्स दिए गए, 75% से लेकर 90% अनुदान उसमें किसानों को उपलब्ध कराया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।